हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स का। इससे पहले जो है मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंट्रोडक्शन सारा समझा दिया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हो। प्लेलिस्ट की लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और यहाँ पर जो है मैं इनकम टैक्स के साथ साथ और भी सब्जेक्ट की वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, तो आपको वो भी आसानी से मिल जाए। चलिए ये स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? द डेफिनेशन ऑफ इनकम given in section 2 subsection 24 is inclusive and not exhaustive. It says that certain items are included in the term income. The summary of important rule which give the meaning of income is as below. अब देखो, इनकम टैक्स की जो डेफिनेशन है वो आपको सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 के अंदर गिवन है। और ये जो डेफिनेशन गिवन है इसमें आपको हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। इसमें सिर्फ आपको ये गिवन है कि इनकम के अंदर क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड किया जाएगा और इंडिविजुअल की इनकम के अंदर किस किस चीज़ों को हम लोग एज इनकम जो है मानेंगे और साथ ही साथ उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे। ठीक है। अब इनकम भी डिफरेंट टाइप्स की इनकम होती हैं। अब जो इंडिविजुअल है वो इनकम भी डिफरेंट सोर्सेज से अर्न करते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि अगर कोई भी पर्सन है वो इनकम को अर्न कर रहा है अपने बिजनेस से, प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो वो इसकी इनकम हो जाएगी। अगर वो कोई सैलरी ले रहा है या वेजेस ले रहा है तो भी वो उसकी इनकम हो जाएगी। तो इनकम जो है वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से अर्न करता है, डिफरेंट डिफरेंट जो सोर्सेज हैं उससे वो अर्न करेगा। अब जो हमारे इंडिविजुअल्स हैं या एओपी हैं या बीओआई हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो सोर्सेज हैं उससे इनकम अर्न करेंगे, उसी के ऊपर जो है डिफरेंट रेट से जो है टैक्स लगाया जाएगा। तो ये सारे जो हम रेट्स हैं या इनकम हैं उनके जो सोर्सेज हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इनकम के कॉन्सेप्ट के अंदर क्या क्या बातें बोली हुई हैं। सबसे पहला देखो यहाँ पे डेफिनेट एंड रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम। अब इनकम का जो है डेफिनेट और रेगुलर सोर्स होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई भी इंडिविजुअल है वो अगर इनकम को एज अ सैलरी अर्न कर रहा है, एज अ एम्प्लॉय है, उसको सैलरी मिल रही है, तो वो डेफिनेट रेगुलर सोर्स ऑफ उसका इनकम है। साथ ही साथ अगर कोई वो बिजनेस कर रहा है और बिजनेस से उसको इनकम रिसीव हो रही है, उसको प्रॉफिट रिसीव हो रहा है, तो वो भी उसकी क्या है, इनकम है। और हम इसको कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम के अंदर इंक्लूड करेंगे। अब देखो लीगल और इलीगल। अब इनकम जो है कोई भी पर्सन लीगली भी जो है रिसीव कर सकता है और इलीगल भी रिसीव कर सकता है। अब यहाँ पर अगर वो लीगली या इलीगली रिसीव कर रहा है इनकम को तो वो भी टैक्सेबल होगी। और टैक्स जो है हमारी टोटल इनकम के ऊपर लगता है। ये बात भी हमने डिस्कस करी थी कि टोटल इनकम ही टैक्सेबल इनकम होती है। अब आगे हम इसके बीच में डिफरेंस भी देखेंगे कि हमारा टोटल इनकम क्या होता है और ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो है रिसीव्ड फ्रॉम आउटसाइड। रिसीव्ड फ्रॉम आउटसाइड का मतलब है कि बाहर से जो व्यक्ति है या बाहर का कोई पर्सन है वो इनकम दे रहा हो। अब जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर मान लो किसी भी एक पर्सन को सब्सक्रिप्शंस रिसीव हो रही हैं, ठीक है। अब एनजीओस वगैरह के अंदर जो सब्सक्रिप्शन रिसीव होती हैं वो एज अ मेंबर ही होती हैं, तो वो उसके मेंबर होते हैं, तो वो कोई पर्सन बाहर से नहीं दे रहा उनको इनकम। तो यहाँ पर वही इनकम टैक्सेबल होगी या वही इनकम इस इनकम टैक्स के अंदर इनकम के अंदर इंक्लूड होगी जो कि आपको रिसीव हुई हो आउटसाइड। जैसे हम सैलरी या वेजेस की बात यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टेम्परेरी और परमानेंट। अब जो इनकम है या तो वो टेम्परेरी हो रही है रिसीव या फिर परमानेंट रिसीव हो रही है। अब इसका एग्जांपल भी सिंपल हम वेजेस और का ले लेते हैं। जैसे वेजेस जो है टेम्परेरी बेसिस पर रिसीव होती हैं और जो हमारी सैलरी है वो हमें परमानेंट बेसिस पर रिसीव होती है, हर मंथ रिसीव होती है। तो इसको हम इनकम के अंदर इंक्लूड करेंगे। साथ ही साथ ऐसी इनकम जो कि अर्न तो हो गई है बट अभी तक रिसीव नहीं हुई है, यानी ड्यू है, अभी उसको रिसीव होने में टाइम है बट अर्न कर चुके हैं उस इनकम को, तो उसको भी हम जो है कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम के अंदर इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट है मेयर रिलीफ और रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस इज नॉट ट्रीटेड एज इनकम। अब इसके अंदर अब इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी रीइंबर्समेंट हो रहा है एक्सपेंसेस का, अब जैसे क्या होता है कि कुछ भी पर्सन्स जो हैं उनको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस मिल जाता है एज एन एम्प्लॉय, तो उसको भी जो है हम इनकम के जैसे ट्रीट नहीं करते हैं। ऐसा कोई खर्चा था जो पहले कर दिया अब उसका रीइंबर्समेंट कर रहे हैं तो उसको भी हम एज अ इनकम को ट्रीट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है रिसिप्ट ऑन अकाउंट ऑफ धर्मदा गौशाला एक्सेट्रा इज नॉट एज इनकम। अब अगर कोई भी रिसिप्ट हो रही है हमें
कुछ भी रिसीव हो रहा है धर्मदा या गौशाला के अकाउंट पर, तो उसको भी हम इनकम ट्रीट नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारे पास पिन मनी, जिसको हम इनकम की तरह ट्रीट नहीं करते हैं। अब पिन मनी क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि वाइफ है, वो अपने हस्बैंड से कुछ मनी लेती हैं और उसको सेव करती हैं, ठीक है। अब हस्बैंड उस मनी पर टैक्स तो पे कर रहा है, बट वाइफ ने जो मनी सेव करी वो उसकी तरफ से उसकी इनकम हो गई, क्योंकि वो सेविंग कर रही है। तो उस इनकम को हम जो है इस इनकम टैक्स के अंदर टैक्सेबल नहीं मानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्प्यूटेड इनकम। डिस्प्यूटेड इनकम टैक्स्ड इन द हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट ऑफ इनकम। अब डिस्प्यूटेड इनकम मतलब ये है कि यहाँ पर ऐसी इनकम जो कि उस पर्सन को ही पे करनी पड़ेगी, उसी पर्सन के ऊपर टैक्सेबल होगी जिसके ऊपर उसका बर्डन होगा, यानी एक्चुअल बर्डन जिस भी पर्सन के ऊपर है वो पर्सन ही उसको पे करेगा, उसके ऊपर टैक्स को पे करेगा। तो इस वजह से इस इनकम को भी इसके अंदर, उसके कॉन्सेप्ट के अंदर जो है इंक्लूड किया जाता है। अब हमारे पास सेकंड जो टॉपिक है उस पर आते हैं। इनकम सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 के अंदर आएगा। इनकम की प्रॉपर डेफिनेशन मैंने आपको बताया था कि इनकम टैक्स के अंदर नहीं गिवन है, सिर्फ आपको ये बता रखा है कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो इनकम के अंदर इंक्लूड हैं, और बहुत डिटेल में बता रखा है। हम इसमें से कुछ ही पॉइंट्स अभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि बाकी जो कुछ और पॉइंट्स अभी आपके सिलेबस में ऐड ऑन हुए हैं वो पॉइंट्स आपको साथ के साथ न्यू जो भी चैप्टर्स हैं उनके उसके अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। और ऐसा कोई अगर पॉइंट होगा तो मैं यहाँ पे आपको समझा दूंगी। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहला है जो इसके अंदर वो है प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। अगर कोई भी प्रॉफिट या गेन हुआ है बिजनेस और प्रोफेशन के अंदर और उससे इनकम रिसीव हो रही है बिजनेस और प्रोफेशन से रिलेटेड, तो आपकी ये इनकम के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। साथ ही साथ डिविडेंड, अगर किसी भी तरह का डिविडेंड आपको रिसीव्ड हो रहा है तो वो भी टैक्सेबल होगा। साथ में वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय अ चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल, अगर ये लोग जो हैं कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है। अब जो भी यहाँ पे चैरिटेबल रिलीजियस या ट्रस्ट इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं इनको हम एनजीओज या फिर एनपीओज मानते हैं। अगर ये लोग भी वेलफेयर का काम करते हैं, अगर ये लोग भी कुछ रिसीव करते हैं एज अ वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस, तो उसको भी इनकम के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। फिर नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ पर्क्यूसाइट और प्रॉफिट्स इन लियो ऑफ सैलरी टैक्सेबल अंडर सेक्शन 17 एंड स्पेशल अलाउंस और बेनिफिट स्पेसिफिकली ग्रांटेड आइदर टू मीट पर्सनल एक्सपेंसेस और फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज ऑफ एन ऑफिस और एन एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्रॉफिट। अब देखो, अब यहाँ पे कुछ भी वैल्यूज जो है पर्क्यूसाइट के फॉर्म में या प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी के फॉर्म में दिया जाता है। कुछ स्पेशल अलाउंसेस जो है एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है उसके पर्सनल एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए या फिर अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए कि वो अच्छे से ड्यूटी को परफॉर्म कर सके, या फिर एम्प्लॉयमेंट के तौर पर उसको कुछ प्रॉफिट देने के लिए। तो ये जितने भी वैल्यू ऑफ पर्क्यूसाइट्स होते हैं इसको भी जो है टैक्सेबल बनाया जाता है, साथ ही साथ इसको इनकम के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। अब देखो, ये जब हम सैलरी का चैप्टर करेंगे ना तो बहुत सारे पर्क्यूसाइट्स होते हैं, तो उसकी हम वैल्यूज को सारा देखेंगे और प्रॉपरली उसको कंप्यूट कैसे करते हैं वो भी सीखेंगे, ठीक है। अभी हम सिर्फ एक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं क्योंकि चैप्टर फर्स्ट है, तो सारा इंट्रोडक्शन आपके पास होना चाहिए। नोट्स आपको अवेलेबल हैं। फर्स्ट चैप्टर में जितना भी मैं आपको करा रही हूँ सिर्फ उतना ही करना है, उससे ज़्यादा का कुछ भी एक्स्ट्रा टॉपिक आपने नहीं करना है, ठीक है, और ना ही उससे कम करना है, क्योंकि आगे फिर आपको बाद में कंप्यूटेशन के टाइम पे प्रॉब्लम आएगी अगर आप कंप्यूटेशन नहीं कर पाएंगे तो, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटेशन के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको साथ के साथ बताती जाऊँगी। और साथ में any allowance granted to meet assessee either to meet his personal expenses at the place where the duty performs, जैसे अब यहाँ पे वही बात है कि कुछ अलाउंस ऐसे दिया जा रहा है कि उसके पर्सनल एक्सपेंसेस को मीट आउट किया जा सके, तो उसको भी हम इनकम का सोर्स मानेंगे और इनकम के अंदर इंक्लूड करेंगे। जैसे कि सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस दिया गया है, किसी भी एक एम्प्लॉय को बोला है कि आप हमारी इस ब्रांच में चले जाइए, तो हम उसको सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस दे रहे हैं कि वहाँ पर वो रेंट वगैरह पे कर सके, रहने का खर्चा उठा सके, तो उसके लिए अगर हम कोई अलाउंस दे रहे हैं तो वो भी इनकम के अंदर इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एनी सम चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। अब यहाँ पे क्या है कि कोई भी अगर इनकम टैक्स के अंदर कुछ भी अमाउंट ऐसा चार्जेबल होगा जो भी आपने प्रॉफिट और गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन से प्रॉफिट लिया है या गेन लिया है। अब यहाँ पे जो पीजीबीपी की इनकम है, सिंपल बात है, पीजीबीपी की इनकम के अंदर जो भी आपको अमाउंट रिसीव होगा वो सारा का सारा टैक्सेबल होगा और इनकम के अंदर इसको इंक्लूड किया जाएगा। और कोई भी कैपिटल गेन होता है, अब कैपिटल गेन क्या होता है इसका भी पूरा डिटेल
डिटेल चैप्टर है, कंप्यूटेशन है, जो कि आपको इधर भी काम आएगा और आगे भी काम आएगा। अब देखो कैपिटल गेन क्या है कि मान लीजिए मेरी कोई प्रॉपर्टी थी, मैंने परचेज कर रखी थी और उसको मैंने बाद में सेल कर दिया, ठीक है, और उस प्रॉपर्टी से मुझे कोई बेनिफिट हुआ है, उस प्रॉपर्टी से मुझे एक एक्स्ट्रा इनकम या प्रॉफिट रिसीव हुआ है, तो वो भी इनकम माना जाएगा और टैक्सेबल होता है। नेक्स्ट है द प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस कैरिड ऑन और बाय अ म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनी और बाय अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है या फिर इंश्योरेंस है, ठीक है, अब इनके बिजनेस से जो भी प्रॉफिट रिसीव हो रहा है, अब जैसे मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनीज हैं, अब इंश्योरेंस कंपनी क्या करती हैं कि और दूसरों के साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ बैठाती हैं मीटिंग्स और उनके साथ काम करती हैं या फिर एजेंट्स को अपॉइंट करती हैं, तो ये सारा का सारा वो काम करती हैं और उसी इंश्योरेंस से उनको कोई भी प्रॉफिट रिसीव होगा या कोई भी गेन रिसीव होगा उस बिजनेस के अंदर, तो वो सारा का सारा टैक्सेबल होगा, साथ ही साथ उसको इनकम के अंदर इंक्लूड करेंगे। अब देखो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस, कार्ड गेम्स एंड अदर गेम्स ऑफ एनी सॉर्ट और फ्रॉम गैम्बलिंग और बेटिंग ऑफ एनी पर्सन ऑफ एनी फॉर्म और नेचर व्हाटसोएवर। अगर आपको कोई भी इनकम रिसीव हो रही है लॉटरी से या क्रॉसवर्ड पजल्स या रेसेस वगैरह से या कार्ड गेम से, किसी भी तरह की इनकम रिसीव होगी या गैम्बलिंग से या सट्टेबाजी वगैरह से हो रही है, तो उसको भी हम क्या करेंगे, इनकम टैक्स के अंदर एज इनकम को इंक्लूड करेंगे। और साथ ही साथ इसके ऊपर जो टैक्सेबल अमाउंट होता है, हमेशा जो टैक्स का रेट होता है वो 30% का होता है। आपको क्या करना पड़ेगा, जितना भी आपने लॉटरी से विन किया है उसका 30% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ऐसे ही इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, केबीसी कौन बनेगा करोड़पति। अब उसमें कोई भी पर्सन जितना भी विन करता है अमाउंट, उस अमाउंट का 30% तो सीधा सीधा जो है टैक्सेबल होता है, वो बिल्कुल डक्ट होके ही आपको मिलेगा। ऐसे ही जितनी भी आप लॉटरीज वगैरह पर देखते हैं या आप कोई भी क्रॉसवर्ड पजल्स में जीते हैं, कार्ड गेम्स में भी अगर आप जीत रहे हैं, किसी सट्टेबाजी में भी जीत रहे हो, तो उसके ऊपर जो भी आपको इनकम रिसीव होगी उसका 30% का जो टैक्स है वो पे किया जाएगा। नेक्स्ट है द प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस ऑफ बैंकिंग। अब यहाँ पे भी वही बात है, चाहे वो आपकी इंश्योरेंस कंपनीज हो चाहे वो बैंकिंग कंपनीज हो, तो उनके ऊपर भी जो भी उनको प्रॉफिट रिसीव होगा या कोई गेन रिसीव होगा वो सारा का सारा इनकम माना जाएगा। सम्स रिसीव्ड बाय एन एसएससी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, अगर कोई भी सम जो है रिसीव हुआ है एसएससी को अपने एम्प्लॉयज़ से, टू बर्ड्स वेलफेयर फंड कॉन्ट्रीब्यूशन सच एज प्रोविडेंट फंड या सुपर एन्यूटेशन फंड, अगर सुपर एन्यूटेशन फंड है या प्रोविडेंट फंड है, वो सब कुछ रिसीव हो रहा है किसी भी एम्प्लॉयज़ को, तो वो वाला जो अमाउंट है वो भी टैक्सेबल माना जाएगा। साथ ही साथ मेन बात तो यही है कि इनकम में अगर इंक्लूड हो गया तो वो टैक्सेबल तो होगा ही होगा, इनकम के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। अब देखो अमाउंट रिसीव्ड अंडर केमन इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग बिजनेस देयर बोनस देयर ऑन। अब इसके अंदर क्या है कि केमन्स इंश्योरेंस पॉलिसी पर भी जो भी आपको अमाउंट रिसीव होगा वो भी इनकम के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। यहाँ पर केमन्स इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब है कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो भी एक पर्सन ने ली है किसी अनदर पर्सन के नाम पे, ठीक है, टेकन बाय अ पर्सन ऑन द लाइफ ऑफ अनदर पर्सन हु इज़ और वॉज, या तो वो उसका एम्प्लॉय है फर्स्ट पर्सन का या किसी भी तरह से कनेक्टेड है, उसके अंदर बिजनेस से कनेक्टेड है, तो अगर उस इंश्योरेंस के चलते उन्होंने जो है इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी थी एज एन एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय के लिए या कोई और अदर रिलेशन है उनका तब भी ले रखी है, तो भी उसका जो इनकम है वो रिसीव होगा किसी भी पर्सन को, तो वो अमाउंट इनकम के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। तो केमन इंश्योरेंस पॉलिसी का भी जो भी अमाउंट किसी भी पर्सन को जो है अगर रिसीव होता है तो वो सारा का सारा इनकम के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक की करेंगे हम भी टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।